हाय एवरीवन एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू तथागत और सभी का स्वागत है आज के सेशन में जिसमें हम जाट के क्वांट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो सी आप ऐसे समझिए जाट जो है बहुत ही एक मेजर एग्जाम है। कैट के बाद में उसी को सबसे ज्यादा दर्जा दिया जाता है क्योंकि जाट के बेसिस में आप एक्सेलराई जा सकते हैं। एक्सेलराई एकदम टॉप 5 कॉलेजेस में आता है, इंडिया के 20 स्कूल्स में आता है। सिमिलरली आप एग्जाम भी हो गया, वो भी एडमिशन लेता है अपना जाट के थ्रू। और बहुत सारे कई कॉलेजेस हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि जाट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए ना जाट के लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो है वो समय बहुत नजदीक आ चुका है, बहुत पास है जाट। तो भाई ऐसे मान के चलिए अभी तक हम स्नैप में लगे हुए थे, स्नैप के अटेम्प्ट्स थे तो उसमें हम प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन अब जाट जो है ना वो एक डिफरेंट बॉल गेम है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम है और इसमें ना आपको ना अलग तरीके से एक अलग माइंडसेट होना जरूरी है, एक अलग सेटअप है इस एग्जाम का। पहली चीज है जैसे कैट में देखिए, तो कैट में क्या होता था, आप सेक्शंस के बीच में स्विच नहीं कर सकते थे, लेकिन अब यहां पर आपके पास में ऑप्शन है। अच्छा, ये एग्जाम जो है वो है भी एक बहुत लंबा सा कार्यक्रम है, ऐसे समझिए 2 घंटे 50 मिनट। सो 2 घंटे 50 मिनट बहुत होते हैं एंड 2 घंटे 50 मिनट में जब आप देते हैं पेपर को और जहां पर आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है कि यू कैन स्विच बिटवीन द सेक्शंस, तो आप ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए कोई सेटबैक भी होता है या कुछ कहीं पर आप थोड़ा सा मतलब पैनिक हो गए, वो मोमेंट्स आते हैं बेसिकली, तो उसके बावजूद भी आपको रिकवर करने का बहुत अच्छा टाइम मिलता है। तो इसलिए बड़ा खूबसूरत एग्जाम है जिसमें आप बहुत ही अपने कंपोजर के साथ में पेपर को दे सकते हैं। बट यस, क्योंकि वेरिएशंस है तो उसके लिए आपको अडाप्ट करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अडाप्ट करने के लिए उसको इंटरनलाइज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, मॉक्स देना। तो मेरा सबसे रिकमेंडेशन है, क्योंकि मुझसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर जैट की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें जैट के लिए। तो देखिए जैट के लिए ऐसा मान के चलिए सबसे बढ़िया तरीका यह है, एक तो मॉक्स दीजिए, ऑल्टरनेट डेज पे आप दे सकते हैं मॉक्स। और उसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर्स के आपके पेपर्स हैं उनको करिए, क्योंकि उससे अच्छा सोर्स कोई है ही नहीं। आप डिसीजन मेकिंग जो सेक्शन है वो अलग ही चीज है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं था। तो अभी कुमार सर ने भी आपके बहुत सारे सेशंस उस पे डिसीजन मेकिंग पे कवर किए हैं एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत बारीकियां बताई होंगी कि कैसे जो एक सही ऑप्शन है वो बाकियों से कैसे डिफरेंट है। सो उसको प्रैक्टिस के लिए क्या करें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करिए, वहां से डीएम कर सकते हैं। वर्बल इसकी थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी अलग होती है। जब मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट अब ऐसे समझिए कि है तो सेम ही, वही चैप्टर्स है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी मतलब आप ये मान के चलिए कि आपने तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए। कैट अब जैसा भी आए, लेकिन आपकी जब प्रिपरेशन थी तो आपने बहुत मुश्किल सवाल भी किए थे, तो अब यही चीज यहां पर भी लगेगी। लेकिन अब क्या होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन ये हो जाता है कि देखिए एक तो पहले बात है 5 ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे ही 5 ऑप्शंस हो जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं, हम गलत ऑप्शन टिक कर दें, ऐसा हो सकती है चांसेस। दूसरी बात जो मुझे लगी इसमें कि जो सवाल होते हैं वो काफी लंबे लंबे होते हैं, मतलब टेक्स्ट जो होता है काफी ज्यादा होता है। तो कई बार हम लोग ना सवाल को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि अरे इतना बड़ा है, कौन पढ़ेगा इसको। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। सो आपको सवाल को पढ़ना है अच्छे से। आप देखेंगे कि जब आप प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तो उसमें कहानी बहुत ज्यादा है, हवाबाजी बहुत ज्यादा है, जो एक्चुअल एसेंस है वो बहुत कम है। तो बहुत ईजी भी प्रॉब्लम्स वो कई बार मुश्किल दिखते हैं, होते नहीं है वो। तो इसलिए प्रॉब्लम्स को अच्छे से करना है अपने को। तीसरा जो मुझे एक लगा पॉइंट इसमें, जो एक वेरिएशन है, वो ये है कि जैसे आप कैट में देखेंगे तो आपके जो आंसर्स आते हैं यूजुअली लविंग नंबर्स आते हैं। तो जैसे आंसर आ गया 12 आ गया, 24 आ गया, तो हमें बड़ा तसल्ली मिलती है कि हाँ यार देखो एक लविंग नंबर आया है तो ये चांस है सही होने की। लेकिन यहां पर क्या होगा, बहुत अजीब से आंसर्स आ रहे होंगे, 7.87 आ रहा होगा, 6.93 आ रहा होगा। तो अब यहां पर क्या है कि आपको जो ऑप्शंस होते हैं वो एक रेंज में दिए होते हैं कि 5 से 6 है, 6 से 7 के बीच में आंसर, 7 से 7.5 के बीच में। तो यहां पर ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस ऑप्शन को मार्क कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हड़बड़ाहट में हम लोग गलत को मार्क कर देते हैं और बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंज, मतलब आंसर 7.25 आ रहा है और हम उसको रेंज डालें 7.5 से ज्यादा, ऐसा हो सकता है। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और बाकी तो एज सच कोई इतना वेरिएशन नहीं है, उसी टाइप का ही आपका पेपर है। तो जैसे आप प्रिपेयर करते आ रहे हैं वही करना है, बस थोड़े से एडजस्टमेंट माइनर करना है। तो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन
मैं सभी उन बच्चों को ये बोलना चाहता हूं जो भी कैट 25 को टारगेट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर कैट और उससे रिलेटेड जो भी अपने बी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, भाई प्लीज स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप अपनी प्रिपरेशन को देंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एक अच्छा परसेंटाइल लाने की। क्योंकि देखिए हर इंसान गलतियां करता है जर्नी में, तो ये जो गलतियां होती है ना, गलतियों को सुधारने का हमारे पास में टाइम होना चाहिए। अब जितना डिले करते जाते हैं तो आपके पास में वो गलतियों को सुधारने का टाइम नहीं होता, तो वहां पर हम मात खा जाते हैं। तो इसलिए जितना ज्यादा आप टाइम देंगे अपनी प्रिपरेशन को उतना ज्यादा बेहतर है। प्लस एक चीज और ये मान के चलिए कि भाई जिंदगी में आप अगले साल देखेंगे तो बहुत कुछ एंगेजमेंट्स आते हैं भाई। आपके अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, वहां मोमेंटम टूट जाता है। उसके अलावा बीमार भी पड़ जाते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई जड़ी बूटी खा के आए कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेट्स बी ऑनेस्ट, एक बार आप बीमार पड़े, बुखार आया, 8-10 दिन चले गए और उसके चक्कर में फिर अगले 5-6 दिन वापस उस मोमेंटम को बनाने में भी निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एंगेजमेंट्स होते हैं, सोशल एंगेजमेंट्स होते हैं आपको, जहां पर आपको जाना पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि देखिए ये सारी चीजें तो आएंगी ना, तो इसीलिए अगर आप इन सबको फैक्टर इन करेंगे तो 2-3 साढ़े 3 महीने तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो इसीलिए अभी से जितना जल्दी चालू करेंगे आपके पास में उतना टाइम रहेगा और ये सारी चीजों को क्लब करते हुए अपन चल सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि अगर आपको लगता है कि यू नीड अ कोचिंग, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको एक डायरेक्शन चाहिए, अपनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए प्रिपरेशन के लिए, सो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम इतने समय से आपको पढ़ाते आ रहे हैं तो आप हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग तो जानते ही जानते हैं। सो अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके यू कैन टॉक टू आवर काउंसलर्स। आप फैकल्टी मेंबर से भी बात कर सकते हैं, आप थोड़ा सा उनसे राय मशवरा ले सकते हैं कि कैसे प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स दैट वुड हेल्प यू इन योर जर्नी। तो स्टार्ट करिए इसको, प्रिपरेशन को, राइट। तो चलिए वापस हम स्टार्ट करते हैं, वापस से जंप करते हैं हम इसी पर जो आज हम करने वाले हैं। तो ज़ाट के क्वेश्चंस हम करेंगे और जो अभी तक हम सिलसिला करते आ रहे थे, अभी तक इससे पहले 2 वीक्स में अगर आप देखेंगे तो हमने स्नैप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, उससे पहले हम कैट को कर रहे थे, तो अब ज़ाट को करेंगे तो रहेगा वही वाली चीज। हम ज़ाट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने बेसिकली सवाल आएगा, ठीक है, एंड उसमें आपको पॉज करना है वीडियो को पॉज करके 2 से 2.5 मिनट का टाइम आपने लेना है, खुद से ट्राई करना है। अगर प्रॉब्लम बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो उसके बाद फिर आगे रिज्यूम करके आप सोल्यूशन को चेक करेंगे। तो मैं साथ साथ में क्वेश्चन कराऊंगा, सोल्यूशन भी बताते जाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे साथ में सोल्यूशन करेंगे। लेकिन आपका काम यह बनता है कि आपको पॉज करना है वीडियो को और आपको आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो देखिए आप एक बड़ा सा विशाल सा प्रॉब्लम दिख रहा है। जैसे मैंने अभी तक आपको बोलता आ रहा हूं कि भाई जो सवाल होते हैं टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है, बट एक्चुअल में कुछ है नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को देखो, इसमें दिया हुआ है कि एक कहानी दी हुई है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो अलग अलग मेडिसिन बना रहा है, अलग अलग पोटेंसीज की मेडिसिन बना रहा है। तो कुछ जो खास बात है उसको देख लेते हैं। जो पोटेंसी 1 सोल्यूशन है, ठीक है, उसका मतलब है एक टैबलेट इज डिसॉल्व्ड इन 50 ml, ठीक है भाई। लेकिन एक बार फिर से इसको पॉज करके इस बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद 2 मिनट का टाइम लीजिएगा, उसके बाद में सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। सो अब अगला क्या दिया हुआ है, पोटेंसी 2 जो सोल्यूशन है, अगर आप देखते हैं तो उसका मतलब है उसमें 2 टैबलेट्स डिसॉल्व्ड है 50 ml में, है 50 ml ही। पोटेंसी 1 में क्या है, 1 टैबलेट डिसॉल्व्ड है। पोटेंसी 2 में 2 टैबलेट्स डिसॉल्व्ड है। 3 में जाएंगे तो 3 टैबलेट्स डिसॉल्व्ड है, एंड सो ऑन। अब क्या हुआ कि हमने एक पेशेंट को दिया है, क्या दिया है, 10 ml ऑफ पोटेंसी 1, 10 ml पोटेंसी 1 की। पोटेंसी 1 जो था उसमें क्या था, देखिए 1 टैबलेट वाज डिसॉल्व्ड इन 50 ml। तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1/50, और हमने उसके कितने लिए, 10 ml ले लिए। तो इतने हमने टैबलेट्स, अब समझ पा रहे हैं बात को, कि इतना टैबलेट उस पेशेंट को मिला, ठीक। उसके बाद और क्या दिया हमने, 15 ml ऑफ पोटेंसी 2, तो 15 ml। अब पोटेंसी 2 को देखेंगे तो उसमें 2 टैबलेट्स डिसॉल्व थी, कितने में, 50 में। तो वहां पर क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन इसकी, 2/50। एंड सिमिलरली उसके बाद आप देखेंगे तो तीसरा क्या दिया हुआ, 30 ml दिया है, तो 30 इंटू पोटेंसी 4 के लिए क्या होना चाहिए, 4/50। तो ये हो जाएगा इंटू 4/50। तो इसको हमको ऐड करना है, तो 50 तो हमारा यहां पर कॉमन, इतना टैबलेट हमने पेशेंट को दिया है।
तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 प्लस 120, तो ये हो गया 160/50। और इसको अगर आप देखेंगे तो कितना आ रहा है आंसर, 3.2। अब देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप देखेंगे तो आंसर आ रहा है 3.2, नॉट अ वेरी लविंग नंबर। अब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आपको, वो एक इंटरवल दिया हुआ है, एक रेंज दिया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि 3.2 किस इंटरवल में लाया करता है। तो मुझे यहां पर दिख रहा है बी ऑप्शन सही हो गया ना, 3 से बड़ा है और 3.25 से लेस देन इक्वल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो बड़ा आसान सवाल है एकदम, मतलब हार्डली 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आपको एक कहानी पढ़ना है, तो वही चीज कहानी पढ़ने की आदत डाल लीजिए थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। सो अगेन पॉज करिए वीडियो को, खुद से ट्राई करिए प्रॉब्लम को, कहीं पर दिक्कत होती है तो फिर उसके बाद हम सोल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए हम तो साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे, तो देख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्याम अ फर्टिलाइजर सेल्समैन सेल्स डायरेक्टली टू फार्मर्स, ही विजिट्स 2 विलेजेस ए एंड बी, तो कोई 2 विलेजेस हैं उसको विजिट कर रहे हैं। श्याम स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड ट्रेवल्स 50 मीटर्स टू द ईस्ट। तो भाई देखिए जो श्याम था उसने यहां से चालू किया, एक पॉइंट तक गया और कितना ट्रैवल किया उसने, 50 मीटर ट्रैवल किया, ए से उसने स्टार्ट किया, ठीक है। लेट्स से इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, एंड एग्जैक्टली 45 डिग्रीज टू हिज अर्लियर डायरेक्शन, जो उसका अर्लियर डायरेक्शन था उससे 45 डिग्री, अर्लियर डायरेक्शन ये था, तो यहां से उसने 45 डिग्री बनाते हुए ऐसे चलने लग गया। लेट से वो यहां तक गया और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, अगेन ही कवर्ड 50 मीटर्स, सॉरी हाँ अगेन यहां भी 50 मीटर्स ही है, तो ये हो जाएगा 50। और उसके बाद में वो ऐसे गया अगेन 50 और वो अपने बी पर जो उसकी डेस्टिनेशन थी वहां तक पहुंच गया, ठीक है। आपको बताना है इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन विलेजेस ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, तो देखिए ऐसे समझिए बात को कि ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, भाई कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, वो जो स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करती है उनको, तो मतलब मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो अब मैं ए बी की लेंथ कैसे निकाल सकता हूं, देखिए यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां से भी मैंने परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर दिया। लेट से ये पॉइंट सी है, ये डी है, ठीक। तो आप ऐसे देखिए कि ये अगर 50 है तो भाई ये भी 50 होना चाहिए, राइट। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये 45 90 45 का ट्रायंगल है, तो ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो अगर ये 50 है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 50/√2, मतलब 25√2 हो गई ये लेंथ, और ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 25√2। एंड अगर ये 25√2 है तो ये भी हमारी 25√2 हो जानी चाहिए। तो बस अब आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, जिसमें ये लेंथ हमें दी है 25√2। एसी की लेंथ कितनी हो जाएगी, अब एसी की लेंथ इज टोटल लेंथ, ये पूरी लेंथ, ये टोटल लेंथ कितनी आ रही है हमारी, 50 + 50 100, तो ये हो गया 100 + 25√2, राइट। तो अब आपको क्या निकालना है, ए बी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। और देखिए जो लेंथ है वो इस फॉर्मेट में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट में आ रही है, और फर्दर आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b + c, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लो मैं इसको x मान लेता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, x² = 100 + 25√2 का स्क्वायर प्लस 25√2 का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर को खोल देते हैं, तो कितना हो गया, ये प्लस 25√2 को स्क्वायर करेंगे तो 625 में 1250 हो जाएगा, प्लस 2ab वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका 5000√2, और ये कितना हो जाएगा, अगेन ये 1250 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए ये 10,000 1250 1250 हो गया, कितना हो गया 2500, तो ये हो गया आपका 12500 प्लस 1000√2, दिस इज x², ठीक है। अब देखिए इसमें से अगर मैं 2500 को कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 5 + 2√2 x² है, ठीक है। फर्दर x² इज बेसिकली इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + √8, 2√2 का बेसिकली मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है, वो ध्यान रखना बस, ठीक है।
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे भाई, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2500 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा 50 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा √5 प्लस √8। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा a हो गया, ये है b और ये है c। तो आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब ये हुआ कि हमें 50 प्लस 5 प्लस 8 को ऐड करना है, और आंसर कितना आ गया 63। सो आंसर इसमें से देखेंगे तो क्या आ रहा है, नन ऑफ द अबव आ रहा है। और अब देखिए बात को समझिएगा, मैं इस बारीकी को समझिए। अभी हम कैट वगैरह में देखते थे तो नन ऑफ दीज नहीं होता था, अब यहां पर नन ऑफ द अबव होता है ऑप्शन। लेकिन जब भी नन ऑफ द अबव होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमें ना उसको मार्क करने में थोड़ा डर लगता है, हमें लगता है यार नहीं आंसर ये आया होगा, हमने कुछ गड़बड़ कर दी। लेकिन नहीं, ज़ाट में मान के चलिए नन ऑफ द अबव होता है ऑप्शन, और वो आंसर भी हो सकता है। तो अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए, जो भी आप कर रहे हैं प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, और नन ऑफ द अबव अगर आता है आपका तो उसको मार्क कर दीजिए, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो आई होप कि सभी को क्लियर हो गया ये प्रॉब्लम। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। ये ज्योमेट्री पर बेस्ड है। हमको दिया हुआ है कारपेंटर राजेश हैज अ सर्कुलर पीस ऑफ प्लाईवुड ऑफ डायमीटर 30 फीट, he has cut out 2 discs of diameter 20 feet and 10 feet. What is the diameter of the largest disc that can be out from the remaining portion of the plywood? तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एक बड़ा सा सर्कल है, ऐसे सोचिए, ठीक है, उसके अंदर में 2 सर्कल्स है, एक थोड़ा बड़ा है और एक थोड़ा ऐसा छोटा है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर में एक और सर्कल बना दिया ऐसा, थोड़ी सी मेरी, अब हम जानते हैं कि ड्राइंग थोड़ी सी मेरी कमज़ोर है, तो इसको मैं बना ही देता हूँ ऐसा, ये ऐसा करके कुछ सर्कल बन रहा होगा, ठीक है, और ये ऐसा है, ठीक है, कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपको बताना है इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ, सबसे पहली बात है ये जो है, ये जो छोटा आपका मतलब बेसिकली सबसे बड़ा एक तो सर्कल है, उसके अंदर में सेकेंड बिगर सर्कल है, और फिर एक जो सबसे छोटा सर्कल है। तो इसका हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज हाउ मच 10 फीट। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये 10 हो जाएगा रेडियस, ये भी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया, इसका रेडियस 5 हो गया। ठीक, हमें इसका रेडियस निकालना है, तो लेट्स से दिस इज आर। ठीक, अब एक बात देखिएगा कि जो बड़ा सर्कल है उसका डायमीटर कितना है, 30 है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 15। तो उसकी 15 रेडियस होगी, तो उसका सेंटर कहां पर लाया करेगा, वो यहां पर कहीं पर लाया करेगा। सो लेट्स से O इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल। O1 इसको मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर हो गया, और इसको मान लेते हैं अपन O2। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, लेट्स से वी कॉल इट A। ठीक है, और इसका जो सेंटर है उसे हम मान लेते हैं O3 है। ठीक, तो अब आप ये देखिए, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 15, जिसमें से 10 है तो ये कितना हो गया 5, और ये रेडियस है तो ये अगेन हो गया 5, राइट। तो अब आप यहां पर देखिए ध्यान से, बड़ा अच्छा सवाल है। आप इसके सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो इससे ऐसा जाएगा, ये इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, और इसको ऐसे देख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, सबसे पहली बात है मैंने इसका रेडियस कितना माना, R। तो क्या मैं बोल सकता हूं O1 O3 जो होगा, O1 O3 क्या होगा भाई, ये तो 10 है और ये R है, तो आई कैन से दिस इज 10 प्लस R हो गया। ठीक, सिमिलरली अगर मैं O2 O3 को देखूं तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हमारी 5 है, ये R है, तो ये हो गई हमारी कितनी 5 प्लस R। ठीक, अगर मैं, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं OA को लेट से बोल देता हूं ये X है, ये लेंथ को हमने X मान लिया। अब मुझे निकालने व्हाट इज OO3। OO3 को देखें तो आप देखिए इसे, आप अगर मान लीजिए ये सेंटर है, हाँ, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये इस बड़े सर्कल का रेडियस हो गया, ये पूरे बड़े सर्कल का रेडियस हो जाएगा विच इज 15, राइट। और ये जो है वो रेडियस अगेन है, तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस जो हो गया OO3 वो कितना हो गया 15 माइनस R हो गया। ठीक है, तो अब ये कुछ कुछ वैल्यूज आ गई। अब आपको ध्यान से क्या देखना है, अब आपको देखना है ट्रायंगल, अगर आप देखते हैं O1 O3 A को देखिए, राइट, O1 O3 A को देखिए।
तो आप क्या बोल सकते हैं कि बेसिकली ये मीडियन की तरह काम कर रही है। OO3 जो हो गई वो मीडियन हो गई। OO3 की लेंथ कितनी हमारी 15 माइनस आर, मैं लिख देता हूं ये हो गई 15 माइनस आर। ठीक, तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, मैं अपोलिनियस थ्योरम को अप्लाई करूं, अपोलिनियस कर सकते हैं ना, जब भी मीडियन होती है तो हम अपोलिनियस थ्योरम को यूज करते हैं। तो अपोलिनियस अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस आर का स्क्वायर प्लस ये लेंथ का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर। मीडियन अब कितनी हो गई 15 माइनस आर, तो 15 माइनस आर का स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ, राइट, 5 स्क्वायर। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, अब ये कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं हम लोग अब, OO3 O2। तो अगेन देखिए इस ट्रायंगल में मीडियन की तरह काम कर रही है। तो अब अगेन अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 15 माइनस आर का स्क्वायर प्लस ये लेंथ कितनी है 5 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब आपके पास में ये दो बड़े से विशाल से इक्वेशंस आ गए। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। आंसर आपका आ जाता है कुछ 8.53 के आसपास, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आता है आपका आंसर, राइट। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है दैट बिकम्स द राइट आंसर। ऑफ कोर्स ये सवाल बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बोलूंगा कि ऐसा सवाल आपको करना चाहिए एग्जाम में, बट यस क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। तो मैं आई होप कि आया होगा आपको समझ। बड़ा खूबसूरत सवाल है, बेसिकली अपोलिनियस थ्योरम का ही है बट सर्कल्स के अंदर में लगा हुआ है तो काफी अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सो नेक्स्ट सवाल जो है बड़ा ही आसान सा सवाल है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कहानी है और कहानी कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत आसान है। तो प्लीज पॉज करिए एंड आई एम प्रीटी श्योर आप इसको 1 मिनट में 1.5 मिनट में निकाल लेंगे। तो समझते हैं सवाल को। पहले सवाल ये बोल रहा है टैक्सीज प्लाइंग इन वासेपुर हैव द फॉलोइंग फेयर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली टैक्सीज का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ₹20 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर्स। मैं लिख देता हूं रुपीज कितना 20 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर्स। पहले 2 किलोमीटर में स्ट्रेट अवे 20 रुपए लगते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद ₹5 फॉर एवरी किलोमीटर इन एक्सेस ऑफ 2 किलोमीटर। तो अब इसके बाद जो चलता है वो क्या लगता है ₹5 पर किलोमीटर। मतलब जो भी 2 किलोमीटर से ज्यादा और 10 किलोमीटर से कम का होगा उसमें कितना लग रहा होगा ₹5 पर किलोमीटर लग रहा होगा, ठीक है। एंड ₹8 फॉर एवरी किलोमीटर इन एक्सेस ऑफ 10 किलोमीटर। उसके बाद जो अगला जो है वो कितना लग रहा है अपने को ₹8 पर किलोमीटर लग रहा है। 10 किलोमीटर के ऊपर का जो भी डिस्टेंस होगा उस पर हमेशा आपको ₹8 का लग रहा होगा, जैसे डिफरेंशियल चार्ज एक तरीके से लग रहा है। अब क्या होता है, और ये दिया हुआ है कि बुलक कार्ट्स जो है उनका चार्ज कितना है ₹2 पर किलोमीटर, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। एक भाई साहब है, उन्होंने क्या किया, ऑन अ वे एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर उन्होंने क्या किया, फिर टुक्कर टॉक नहीं है, हाँ, ये टैक्सी में जा रहे थे तभी उसका दोस्त आया, उसने उसको उतार लिया। तो इसका मतलब है पहले 14 किलोमीटर जो था 14 किलोमीटर ये भाई साहब टैक्सी यूज करे। तो अब देखो ये 14 किलोमीटर कैसे होगा, 14 किलोमीटर का मतलब ये होगा कि पहले के 2 किलोमीटर लगे, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर तक का मार्क है, राइट। तो मतलब ये कितने किलोमीटर हो गए, अब आपके 8 किलोमीटर हो गए, और उसके बाद में एक्स्ट्रा कितने हो गए 4 किलोमीटर का चार्ज लगेगा। तो चार्ज हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो 2 किलोमीटर में तो स्ट्रेट अवे 20 का चार्ज लगता है, ये हमने पढ़ा है, ये लिखा है ना 2 किलोमीटर के लिए ₹20 लगता है। अगले 8 किलोमीटर में देखिए 5 किलोमीटर पर आवर हो रहा है, तो बेसिकली चार्ज कितना हो गया ₹5 पर किलोमीटर। 8 किलोमीटर है तो ये कितना हो गया ₹40 हो गया। और उसके बाद में आप देखेंगे तो 4 किलोमीटर ये, और चार्ज कितना लग रहा है ₹8 लग रहा है, तो ये कितना हो गया 32। सो बेसिकली उसने टैक्सी को कितना पे किया होगा वो निकाल लेते हैं, विच इज 20 + 40 + 32, तो ये आ गया ₹92। ₹92 उसने पे किया। अब लेकिन आपको ये लिखा हुआ है, देखिए अब उसके बाद में लेटर ही टुक अ बुलक कार्ट टू रीच हिज होम, ही स्पेंड्स अ टोटल ऑफ ₹102। तो भाई हुआ क्या, पहले टैक्सी ली, फिर दोस्त से बात करते हुए चला गया, उसके साथ डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस नहीं किया, वो उतर गया था वहां पर, दोस्त से बात किया, और उसके बाद का जो डिस्टेंस है उसने बुलक कार्ट से कवर किया। तो बुलक कार्ट का जो प्राइस है वो ₹2 पर किलोमीटर है। तो और उसका टोटल जो लगा है, टोटल हमारा दिया हुआ है ₹102।
तो अब बुलक कार्ट का कितना लगा होगा चार्ज, 10 रुपीज। एक्स्ट्रा जो लगा वो बुलक कार्ट नहीं लगा होगा, 10 रुपीज। और आपको दिया हुआ है कि बुलक कार्ट का रेट कितना है, ₹2। बुलक कार्ट जो है वो ₹2 पर किलोमीटर चार्ज करती है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब है उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है बुलक कार्ट से ट्रैवल किया होगा। तो देखिए 14 किलोमीटर तो पहले हो चुका था ये, और फिर उसके बाद में आप 5 किलोमीटर को और ऐड कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 19 हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द राइट आंसर। तो देखिए कितना आसान सवाल था, एकदम ये लड्डू था, मतलब इसमें बस कहानी थी थोड़ी सी, हार्डली 1 मिनट में करने लायक प्रॉब्लम है। मैं तो समझा रहा था तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था, बट ये बहुत ईजी था। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। आई एम श्योर कि आपको समझ तो आ ही गया होगा ये प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन बहुत आसान सवाल है, ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अ नंबर इज इंटरेस्टिंग इफ ऑन एडिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज इक्वल टू द नंबर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर्स बिटवीन 10 to 100 बोथ 10 and 100 इंक्लूडेड इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें अगेन प्लीज पॉज करिएगा, इसको करिए। ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपको खुद से एकदम डिसिप्लिन के साथ में जैसे आया नेक्स्ट क्वेश्चन आया पॉज करना है, 2 मिनट का टाइम लेना है और सॉल्व करना है। ठीक, तो अब देखिए क्या हुआ है, मान लेते हैं हम एक 2 डिजिट, पहली बात तो हमें बोला हुआ है क्या रेंज है बिटवीन 10 to 100। अगर 10 to 100 है तो कोई भी नंबर होगा वो 2 डिजिट नंबर ही होगा। तो लेट्स से वो 2 डिजिट नंबर है ए बी, मतलब ए और बी उसके 2 डिजिट्स हैं। तो एज पर द प्रॉब्लम ऑन एडिंग द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स हो गए a प्लस बी एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ए बी, यू गेट द नंबर। और नंबर जो ए बी है उसको बेसिकली अपन 10a प्लस बी लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया 10a प्लस बी। तो देखिए b यहां से कैंसिल आउट हो गया, 9a इज इक्वल टू ए बी, ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या हो गया, b की वैल्यू हो गई 9। तो यहां पर मुझे b जो है b फिक्स्ड हो गया 9, जो सेकंड डिजिट है वो 9 ही होगा। तो अब a जो है, a तो कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 9 के बीच में। a जो है a कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम a to 9, a 0 नहीं हो सकता क्योंकि तो वो 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब है a को फिल करने के हमारे पास में 9 वेज हो गए, तो देयर आर 9 सच नंबर्स हो गए ना, जैसे कि 19 हो गया, 29 हो गया, 39 हो गया एंड सो ऑन अप टू कहां तक देखेंगे तो 99 तक हो गए। तो टोटल मैं बोल सकता हूं 9 नंबर्स हो गए, 9 पॉसिबल नंबर्स हो गए, राइट। ठीक है, आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर्स इज इंटरेस्टिंग। अब देखिए एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं फ्रैक्शन देख रहा हूं तो मुझे टोटल नंबर्स को देखना है। तो 10 से लेकर अगर आप 100 तक देखते हैं तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, ये आपके टोटल 91 नंबर्स हो गए। ये 90 नंबर्स नहीं है। बहुत बच्चों ने गलती करी थी इस सवाल में, उन्होंने 90 ले लिया था तो 0.1 आ गया था, जबकि नहीं 91 नंबर्स हैं। तो आंसर क्या आएगा 9/91। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ 0.09 समथिंग आएगी। खुद सोचिए ना, अगर ये 90 होता तो 0.1 आता, बट ये 91 है तो 0.1 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू, राइट। तो इसलिए अब आप देखेंगे ऑप्शन, तो आंसर क्या है, अगेन देखिए फिर से देखिए आंसर क्या आ रहा है, नन ऑफ द अबव आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था नन ऑफ द अबव हो सकता है हमेशा, ऑलराइट। तो बड़ा आसान सा प्रॉब्लम था, बट इसमें गलती होने की थोड़ी चांसेस थी। चलिए अगले सवाल पे पहुंचते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है, इसको पॉज करिए वीडियो को, एक बार खुद से ट्राई करिए। 2 मिनट 2.5 मिनट का टाइम तो लगेगा इसमें, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है ये। तो अब पहले समझते हैं प्रॉब्लम को। देखिए हमें दिया हुआ है कि 3 लोग हैं, राम, श्याम और हरि, ठीक है। दे वेंट आउट फॉर अ 100 किलोमीटर जर्नी, और इसमें हमको दिया हुआ है कि, समझते हैं पहले प्रॉब्लम को, ये टोटल जर्नी है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट मान लेते हैं कोई एक बी है, ये सी है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या क्या पॉइंट्स है, ठीक है। तो भाई टोटल जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि राम एंड हरी स्टार्टेड द जर्नी इन राम्स कार एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एक बंदा राम है, एक हरी है और एक श्याम है, ठीक है। राम जो है वो कार से ट्रैवल करता है, राम की कार है जिसकी स्पीड है 25 की, ठीक है। और क्या होता है, ये दोनों साथ में चालू करते हैं, राम और हरी दोनों साथ में चालू करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तक जाते हैं, उसके बाद में हरी गॉट ऑफ, हरी उतर जाता है एंड दे स्टार्ट वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो उसके बाद में वो अपना पैदल चलना चालू कर देता है। ऑन द अदर हैंड
राम वेंट बैक टू पिकअप श्याम। देखिए श्याम अपना, ये तीनों साथ में चलना चालू कर देते हैं, ठीक है। श्याम की स्पीड जो है वॉकिंग स्पीड दी हुई है अपने को 5 की, और हरि की भी जो वॉकिंग स्पीड है वो 5 की है। ये इनकी वॉकिंग स्पीड है, ये कार की स्पीड है, ठीक। ऑल द थ्री रीच द डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली। फिर से समझा रहा हूं, राम और हरि दोनों साथ में चालू किए थे और श्याम जो था वो अपना पैदल चलता जा रहा था। राम और हरि लेट से सी पॉइंट तक गए, उसके बाद में राम ने हरि को उतार दिया, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हरि ने वॉक करते हुए ट्रैवल किया। मीनवाइल ये जो था ये इसको पकड़ता है यहां पर कहीं पर, ये अपना वॉक करते हुए जा रहा है और उसके बाद ये वापस यहां पर जाता है कार में, और तीनों के तीनों साथ में एक सेम टाइम पे पहुंचते हैं, ठीक है। सो लेट से कि क्योंकि ये कार से जा रहे थे, राम और हरि कार से जा रहे थे, तो जिस पॉइंट पर हरि को उतारा, जिस पॉइंट पर राम ने हरि को उतारा, वहां तक लगा लेट से मैं बोलता हूं टी आवर्स का टाइम लगा, ठीक। तो अगर टी आवर्स का टाइम लगा तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 इंटू टी हो जाएगा। टी आवर्स का लगा टाइम तो 25 इंटू टी हो जाएगा, और इसकी स्पीड जो है वो 5 की है। शाम जो है वो 5 की स्पीड से जा रहे हैं, तो उसने उतनी देर में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 5t का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा 20t का, राइट, ठीक है। अब राम जो है वो इधर जा रहा है, श्याम अपना चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात है तीनों सेम टाइम पे पहुंचे। अगर ये 25t है तो ये डिस्टेंस बचा हुआ कितना हो जाएगा, दिस विल बी 100 माइनस 25t। तो आप ये देखिए कि हरि को कितना टाइम लगा, हरि को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, ये देख लेते हैं। तो पहले तो उसे टी आवर्स लगे थे, ये प्लस अब ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है विच इज 100 माइनस 25t, हरि की स्पीड कितनी है, हरि की स्पीड हमें 5 दी हुई है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय, लेट्स से दिस इज कैपिटल टी मान लेते हैं, तो टाइम टेकन बाय हरि, और सबको सेम टाइम लगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आप राम के लिए देख लीजिए, राम के लिए देख लेते हैं हम लोग, राइट। तो राम को कितना टाइम लगा, ये हरि के लिए था, अब राम के लिए बना लेते हैं हम लोग। तो राम को पहले तो अगेन टी टाइम लगा, उसके बाद देखिए अब वो इतना गया और उसके बाद मुड़ के गया, राइट। पहले इतना गया फिर मुड़ के गया, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, ये कितना होगा। तो देखिए आप ऐसे समझिए, राम और श्याम की स्पीड्स का रेशियो 5:1 है। ये कार में चल रहा है, श्याम अभी भी पैदल चल रहा है, तो 5:1 का रेशियो है। तो 20t का जो डिस्टेंस है उसे 5:1 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, 5:1 का रेशियो हो जाएगा डिस्टेंसेस का। तो 20t का 5/6 हो गया डिस्टेंस, करेक्ट। 20t को 5:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया तो ये डिस्टेंस आ गया, राइट। और उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 25 की, तो इतना टाइम लगा। उसके बाद उसने ये डिस्टेंस कवर किया। अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, अगेन 5/6 इंटू 20t इतना, प्लस ये डिस्टेंस कितना है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हो गया हमारा 100 माइनस 25t। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उसकी स्पीड कितनी है 25। तो आप समझ रहे, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल टी। आप दोनों को अगर इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करते हैं तो उससे आपका स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी 3, और स्मॉल टी की वैल्यू अगर स्मॉल 3 है उसको आप इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 8 आ जाएगा। तो आंसर कितना, हमें ये बताना कितना आंसर रिक्वायर्ड है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ा सवाल है ये, ठीक है, मैं मान सकता हूँ आपको भी समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है, दिमाग का दही हो रहा है, बट ये बड़ा सवाल है एंड एग्जैक्ट में आते हैं सवाल, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, हमें सॉल्व करना पड़ता है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। वाओ, ये प्रॉब्लम मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपका फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है, और आपको सॉल्व करना है तो प्लीज पॉज करिए, बस खुद से ट्राई करिए। तो देखो सबसे पहली चीज है, हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, हमारे सामने एक ग्राफ है, ठीक है, और हमें बताना है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द इक्वेशन f of x equal to 15 have, f of x equal to 15 have। ये हमारे पास इक्वेशन है, उसमें हमको बताना है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे हमारे, ठीक। अच्छा अब पहली बात देखिए कि लेट सपोज कि f of x को मैं मान लेता हूं कोई वेरिएबल है t, लेट से कुछ t है ये,
तो इसका मतलब है इक्वेशन क्या हो गया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 15, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 15, राइट। तो अब ध्यान से देखो ग्राफ को, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है बट ट्रिकी है। अगर आप देखो यहां पर तो 15 है, राइट। तो अगर मैं ऐसी एक लाइन बना दूं ये, तो एफ ऑफ 15 का मतलब क्या हुआ, ये कहां पर हो गया, ये 4 हो गया, और ये अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट हो गया अपना 12, ठीक है। तो इसका मतलब है एक तरीके से कि एफ ऑफ टी इक्वल टू 15 का मतलब है टी की वैल्यू जो होगी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एंड 12। टी की वैल्यू जब 4 होगी तब 15 बन रहा होगा, जब 12 होगा तो ये बन रहा होगा, ठीक। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है t इक्वल टू 4 और 12, तो t क्या था, वो तो एफ एक्स था। सो एफ एक्स मैं चेंज कर दूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक। अब मुझे एफ एक्स इक्वल टू 4 को देखना है, तो 4 का मतलब क्या हुआ, 4 देखिए ऐसे सोचिए, 4 यहां कहीं पर होगा, तो अगर मैं ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो 4 कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है और एक यहां पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहां से मुझे 4 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जो भी है। ये नहीं पूछा आपसे ना कि क्या सॉल्यूशंस है, आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 4 सॉल्यूशंस। एंड सिमिलरली एफ एक्स इज इक्वल टू 12 है, तो 12 के लिए क्या करेंगे, 12 देखिए समवेयर यहां कहीं पर आएगा, तो फिर से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। तो नाउ यू कैन सी कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, मतलब 3 सॉल्यूशंस हो गए। तो यहां से हमारे कितने सॉल्यूशंस हो गए, 3 सॉल्यूशंस हो गए। तो इसका मतलब क्या है, टोटल हमारे सॉल्यूशंस कितने हो गए, 7 सॉल्यूशंस हो गए, राइट। सो इसका मतलब ये है आंसर कितना होना चाहिए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो आई होप कि समझ आया होगा, बड़ा अच्छा सवाल है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पॉइंट ये है कि मैं थोड़ा आलसी टाइप का इंसान हूं, तो मुझे ट्रिकी प्रॉब्लम्स अच्छे लगते हैं, जहां कैलकुलेटिव होता है वो अच्छा नहीं लगता। तो बड़ा बढ़िया था, ये लविंग सवाल था। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आई होप कि आपको सभी को क्लियर होगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री पर बेस्ड है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। अगेन पॉज करिए वीडियो को और पॉज करके एक बार ट्राई करिए खुद से। तो प्रॉब्लम ये बोल रहा है, देयर आर 2 विंडोज ऑन द वॉल ऑफ अ बिल्डिंग दैट नीड रिपेयर्स. A ladder 30 meter long is placed against such a wall such that it just reaches the first window, which is 26 meters high. The foot of the ladder is at A. After the first window is fixed, the foot of the ladder is pushed backwards to point B so that the ladder can reach the second window. ठीक है, so देखिए ऐसे मान के चलिए, ये कोई ऐसे दीवार है, ठीक है। यहां पर देखिए, लेट से मैं बोलता हूं दिस इज द फर्स्ट विंडो, और हमने क्या किया, हमने एक लैडर को लगा दिया यहां पर, ये आपकी फर्स्ट विंडो हो गई, ठीक है। और फर्स्ट विंडो, लैडर की लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। एंड जो फर्स्ट विंडो है, ये फर्स्ट विंडो है, वो कितना हाई है, कि 26 मीटर्स हाई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब आपने, ये पॉइंट ए था, अब आपने लैडर को थोड़ा खसका दिया, यहाँ पर बी पर लेकर आ गए, और अब ये जो है ये आपका सेकेंड विंडो पर आ रही है, अब ये आपका सेकेंड विंडो पर आ रही है, ठीक है। तो आपको ये पूछा हुआ है कि अच्छा अब क्या हुआ कि जैसे आपने इसको यहां पर लेके गए, तो आपको दिया द एंगल मेड बाय द लैडर विद द ग्राउंड, द एंगल मेड बाय द लैडर विद द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। बढ़िया, तो इसका मतलब अगर ये एंगल पहले 2 थीटा था, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स थीटा, ठीक है। आपको बताना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या डिस्टेंस होगा। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। देखिए पहली बात तो इसको मैं एम मान लेता हूं पॉइंट को, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो कैन वी कैलकुलेट ए एम, क्या मैं AM को कैलकुलेट कर सकता हूं, कर सकते हैं भाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखो 30 का स्क्वायर और ये 26 का स्क्वायर, मतलब AM का स्क्वायर जो हो जाएगा दैट इज 30 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर, ये होता है 900 माइनस 676, तो ये कितना आ जाएगा 224। तो AM की जो लेंथ होगी वो अंडर रूट ऑफ 224 हो गई। 224, अब याद करो 225 अगर होता ये तो 15 आ जाता, तो इसका मतलब है ये जो आंसर आएगा दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसको मैं 15 ले लेता हूं। अब जैसे ही मैंने इसको 15 लिया, तो अब आप ये देखिए कि इस ट्रायंगल में cos 2 थीटा कितना होगा। cos 2 थीटा का मतलब हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 15/30। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2,
और 2 थीटा अगर 1/2 है तो इसका मतलब है कि 1/2 कब होता है, व्हेन इट इज cos 60। तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभी थीटा जो है वो हमारा कितना हो गया, 30। सो मैं ये बोल सकता हूँ दिस एंगल इज 60 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज बिकम्स 30 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, अब खास बात ये है कि ये जो लेंथ है ये तो 30 रहेगी, लैडर की लेंथ जो है वो 30 है। ठीक है। तो अब आप देखिए आपके पास में एक 30-90 वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। तो अगर ये 30 है, समझिए अगर ये 30 है, अगर ये जो साइड है वो 30 है, ठीक है, तो अगेन अगर मैं इसमें cos 30 लगा दूं तो cos 30 क्या हो जाएगा, ये पूरी लेंथ bm डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस विच इज 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो bm की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 15√3। तो bm की वैल्यू जो टोटल लेंथ है वो हमारी कितनी होगी, 15√3, जिसमें से 15 है, तो ये लेंथ कितनी होगी हमारी 15√3 माइनस 15, तो ये हो गया 15 इंटू √3 माइनस 1। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो √3 की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, यही आपका आंसर है बेसिकली। आपको √3 की वैल्यू पता है 1.732 होती है अप्रॉक्सीमेटली, उसको इसमें डाल देंगे, सो आई विल गेट द आंसर, वो कुछ 10.91 टाइप से आता है अप्रॉक्सीमेटली। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। 10.5 से तो बड़ा ही है ना, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा है, हम जो सवाल कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है, और इसी टाइप के प्रॉब्लम्स जो है आपको ज़ाट में दिखते हैं। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो एवरेजेस पर बेस्ड है, और ये भी प्रॉब्लम जो है अगर आप रियलाइज करेंगे तो आपको दिखेगा इतना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा टेक्स्ट है, कैसे होगा ये, छोड़ देते हैं। लेकिन प्लीज अभी पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए, फिर हम जब सोल्यूशन देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा ये तो कुछ था ही नहीं, हवा थी ये तो बस। तो प्लीज पॉज करिए और एक बार ट्राई करिए खुद से। तो देखिए समझते हैं अपन। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि कुछ क्विजेस हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें से ऑल द क्विजेस आर आउट ऑफ 100। A student can get an A grade in the course if the average of her scores is more than or equal to 90. ठीक है। Grade B is awarded to a student if the, ठीक है, 90 एवरेज जो है अगर 90 हो जाता है, ठीक है, तो A ग्रेड मिल जाता है। और अगर स्कोर जो वो 87 से 89 के बीच में एवरेज होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कौन सा मिल रहा होगा, बी मिल रहा होगा। और 87 से बिलो हो जाता है तो क्या मिल जाता है, सी ग्रेड मिल जाता है। ठीक है। अब ये दिया हुआ है। अब रमेश एक बंदा है, रमेश इज प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट क्विज एंड ही रियलाइजेस दैट ही विल स्कोर अ मिनिमम ऑफ 97 टू गेट एन ए। अगर उसको भाई को 97 लास्ट में मिलता है तो उसको ए ग्रेड मिल जाएगी। मिनिमम अगर वो 97 लाता है तो मिनिमम 97 आता है, ए ग्रेड मिल जाएगी। मतलब उसका एवरेज कितना बन जाएगा, ओवरऑल 90 बन जाएगा। भाई मिनिमम 97 का मतलब यही हुआ ना कि जैसे वो 97 अगर लेकर आता है जस्ट, तो उसका जस्ट ए ग्रेड बनना चालू हो जाएगा, विच इज 90। ठीक। और आपको बोला है कि बट जैसे ही उसने दिया आफ्टर द क्विज ही रियलाइज दैट ही विल स्कोर 70, तो अब उसका स्कोर आ रहा है 70, और 70 होने पर क्या हो रहा है, ही जस्ट मैनेजेस अ बी, जस्ट मैनेज कर रहा है बी को। और हमें पता है कि बी कब मिलता है, सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 87। तो इसका मतलब है 87 उसका एवरेज हो गया। लास्ट पेपर में अगर उसके बोलने का पूरा तात्पर्य यह है कि अगर लास्ट पेपर में उसके 97 आते हैं मार्क्स तो उसका एवरेज बन जाता 90। अगर उसके 70 नंबर आते तो उसका एवरेज बन जाता 87। ठीक है, बढ़िया। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है। चेंज इन मार्क्स क्या हो गया, 97 माइनस 70 कर दीजिए तो कितना हो गया, 27। तो 27 मार्क्स का बदलाव आ रहा है। 97 से 70 पे आने पे कितने का चेंज आ रहा है, 27 का बदलाव आ रहा है। और अब आप एवरेज को देखिए, एवरेज जो है वो 3 से रिड्यूस हो गया। तो 27 जो चेंज आया उसको मैं सारे n सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो 3 के इक्वल होना चाहिए ना। इतने का ही तो चेंज आ रहा है। हम चेंज इन एवरेज कैसे निकालते थे कि भाई टोटल कितने का चेंज हुआ डिवाइडेड बाय सारे नंबर ऑफ एलिमेंट, सब में इक्वली शेयर होता है। तो 27/n इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो इसका मतलब है कितने सब्जेक्ट्स हो गए हमारे, 9 सब्जेक्ट्स हो गए। बस यही आपको करना था इसमें। ठीक है। तो मैं
उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से समझ आया होगा ये सवाल, ठीक है, और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो अब एक और सवाल करते हैं। बढ़िया, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अब ये एक प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और इसमें नंबर सिस्टम भी है, क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइसेस का मतलब है फैक्टर्स से भी रिलेटेड है। तो इसको प्लीज पॉज करिए, ट्राई करिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप एकदम आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सो हमें दिया द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 10 की पावर 29 इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 10 की पावर 23। तो देखिए सबसे पहली बात है, आपके पास एक नंबर दिया हुआ है विच इज 10 की पावर 29। 10 की पावर 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 29 इंटू 5 की पावर 29, ये लिखा जा सकता है। अब इसके जो भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो क्या मैं वो फैक्टर्स निकाल सकता हूं, टोटल फैक्टर्स। हमने पढ़ा है नंबर सिस्टम में a+1 b+1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 29+1 इंटू 29+1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 30 इंटू 30, ये हो गया 900। तो बेसिकली 10 की पावर 29 के टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 900 फैक्टर्स हो गए, राइट। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो फैक्टर्स हैं उसमें कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि 10 की पावर 23 के मल्टीपल होंगे। तो भाई 10 की पावर 23 का मतलब क्या है भाई, नंबर n जो है वो 2 की पावर 29 इंटू 5 की पावर 29 है। अब मुझे चाहिए इसमें से कितने इसके ऐसे फैक्टर्स जो 10 की पावर 23 के मल्टीपल होगा। तो 10 की पावर 23 को इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। तो 10 की पावर 23 को मैंने हटा दिया तो ये कितना बचेगा, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। तो इसके जो नंबर, इसके जो भी फैक्टर्स होंगे वो डेफिनेटली 10 की पावर 23 के भी तो होंगे ना मल्टीपल, क्योंकि 10 की पावर 23 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये सारे फैक्टर्स से। तो सारे के सारे 10 की पावर 23 के मल्टीपल हो गए। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 7 इंटू 7, मतलब हो गया 49। सो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 49/900। दिस इज अ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। और अब आपको ये जो दिया हुआ है दिस इज ऑफ द फॉर्म a²/b²। तो इसका मतलब है a/b क्या हो जाएगा, 7/30। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज b-a। तो b-a कितना हो गया, 30 - 7 विच इज इक्वल टू 23। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखिए अगर आपने फैक्टर्स ढंग से पढ़ा है कैट में तो तब तो ये बहुत ही आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो प्लीज कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा थोड़ा बीच में रिवाइज करते रहिए, ऐसा ना हो कि हम कुछ चीज़ों को भूल गए हैं। तो प्लीज़ नोट्स को एक बार रिवाइज करिए। और सभी टाइप के सभी मॉड्यूल के सवाल आते हैं ज़ाट में, राइट। तो ऐसा कोई भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, सो एक सवाल और है, ये अब आपका होमवर्क है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम और मुझे ज़रूर इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करिए और मुझे इसका फटाफट से आंसर आपको कमेंट में देना है। और आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे एंड पे इतना ही। और आज के लिए हम बेसिकली हमने कुछ सवाल किए ज़ाट के। ऐसी अगली बार जब मिलेंगे तो वील बी हैविंग मोर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट सेशन में हम और ज़ाट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करेंगे। बट जैसे कि मैंने आपको बोला है, मीनवाइल कंटिन्यू विद द मॉक्स देते रहिए, उसका एनालिसिस करना है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रीवियस ईयर्स के आपके पेपर्स हैं उनको एज एन असाइनमेंट करते रहिए। आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और उससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है ज़ाट को प्रिपेयर करने का, ठीक है। तो गेट सीरियस और अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। चलिए, गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू।